हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे सबसे भारी चैप्टर ओवरहेड। वीडियो सही आ रही है? मैं सही आ रहा हूँ? ओवरहेड पढ़ेंगे आज। कॉन्संट्रेशन का लेवल बहुत हाई रखना, बहुत भारी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं तुम्हें पूरा ओवरहेड के बारे में एक पिक्चर समझा देता हूँ आज की क्लास, ठीक है? तो बस आज सुनते जाना कि ओवरहेड क्या होता है। देखो, जब अपन ने कॉस्टिंग की शुरुआत करी थी तब मैंने तुम्हें कहा था कॉस्टिंग के दो बड़े काम होते हैं, दो बड़े काम। सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए कॉस्टिंग को बनाया गया है, प्राइमरी काम है कॉस्टिंग को, ये कॉस्टिंग ये करेगा ही करेगा। क्या? कॉस्ट असरटेन करना और कॉस्ट कंट्रोल करना, ठीक है? इसके अपन ने कई चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल भी देख लिए। मटेरियल कॉस्ट में अपन ने देखा कि मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है, क्या चीज़ मटेरियल की कॉस्ट में जुड़ती है, किस चीज़ को अपन क्वांटिटी के रेशियो में बांटते हैं, किस चीज़ को अपन लोग अमाउंट के रेशियो में बांटते हैं। रेलवे फ्रेट का एक क्वेश्चन आया था जिसमें रेलवे फ्रेट दे रखा था और एक तुम्हें वो दे रखा था टैक्स वगैरह दे रखा था, कस्टम ड्यूटी वगैरह कुछ दे रखी थी। कुछ चीज़ वैल्यू के हिसाब से बढ़ती है, कुछ चीज़ क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ती है। क्या क्या खर्चे जोड़ते हैं मटेरियल में, क्या नहीं जोड़ते। तो कॉस्ट असर्टेन का किया। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के अंदर अपन ने कंट्रोल पे वो पढ़े थे, क्या बोलते हैं, EOQ वगैरह सारे लेवल अपन ने पढ़े, वो कंट्रोल करने में हेल्प करते, ठीक है? फिर अपन ने वो पढ़ा ABC एनालिसिस, ज़्यादा कंट्रोल इस पे करो, कम कंट्रोल इन पे रखो, ठीक है? सब पे ज़्यादा कंट्रोल रखोगे पैसा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, लेबर, ठीक है, मेहनत वेस्ट होगी। तो कॉस्ट अपन को कंट्रोल करना भी सिखाता है और कॉस्ट असर्टेन करना भी सिखाता है, ठीक है? ये अपन ने देखा था अपनी स्टार्टिंग की पहली क्लास में। फिर हमने देखा कि कॉस्ट असर्टेन कैसे करते हैं अपन, एक कॉस्ट अकाउंटेंट कैसे कॉस्ट निकालेगा। आज अगर तुम लोग कॉस्टिंग की पढ़ाई कर लोगे, तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने, चाचा ने बोला कि बेटा मैं एक फैक्ट्री खोल रहा हूँ, बता मैं प्रोडक्ट कितने में बेचूँ, ठीक है? तो तुम चाचा से क्या पूछोगे कि भाई ये प्रोडक्ट बनाने में तुम्हारा मटेरियल कितना लगता है और वर्कर इसको बनाने में कितना रुपया लेते हैं। तो मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल लगता है वो लगता है अपना 5 रुपया, वर्कर जो वेजेस लेते हैं वो लेते हैं 4 रुपया, और कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंस अगर मान लो चाचा ने कहा अपन जो पेन बनाएंगे या मार्कर बनाएंगे उस पर अपन को एक मार्क लगाना होता है, पास वाली इंडस्ट्री से लगवा दे मार्क, वो 1 रुपये में लगाता है एक मार्कर, तो 1 रुपया उसका कितना हो गया, ठीक है? जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, अभी 10 रुपया हो गया। कैसे हुआ 10 रुपया? ये बनाने का जो मटेरियल आया 5 रुपये का आया, इसीलिए टेलर जो होता है ना, शर्ट का कपड़ा कितना लगेगा वो भी बता देता है, अपनी मजदूरी कितनी लगेगा वो भी बता देता है, ठीक है? तो मार्केट में मटेरियल कितना लगेगा 5 का, वर्कर बनाने के कितने रुपये लेंगे 4, 1 रुपया वो मार्क लगाने का, 10 रुपया मार्कर बन के कम्प्लीट हुआ ही नहीं हुआ, हो गया। लेकिन अगर मैं 10 रुपये में मार्कर बेच दूंगा तो 5 रुपया मुझे देना पड़ेगा मटेरियल का, 4 रुपया मुझे देना पड़ेगा वेजेस का, 1 रुपया मुझे देना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? ना मेरे पास कुछ बचेगा, ना फैक्ट्री का जो और खर्चे, लाइट पानी वगैरह का जो खर्चे है वो भी चुका नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं चाचा से ये बोलूँगा कि चाचा जी देखो ये तो मार्कर बन गया आपका 10 रुपये में, लेकिन अपन 10 में बेच नहीं सकते, अपन को और भी खर्चे कवर करने हैं। तो अपन ने कैलकुलेटर उठाया और उनसे पूछा बताओ कौन कौन से खर्चे हैं, ठीक है? तो चाचा ने कहा लिख ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ऐसे खर्चे बताते चले गए, बताते गए। अपन ने खर्चों की पूरी लिस्ट बना ली, वो सारे खर्चे मिलकर हो रहे महीने के। अपना एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल को मैं सेम रखता हूँ, चेंज नहीं करता, ठीक है? अपने सारे खर्चे मिलके हो रहे 50,000। कितने हो रहे? मैं चाचा से बोलूँगा आप कितने मार्कर बेचोगे एक महीने में, टारगेट क्या है आपका? उन्होंने कहा मैं 10,000 बनाकर बेचूंगा। मैं कहा 10,000 मार्कर बना के बेचोगे, एक मार्कर से कवर करो ₹5 पर मार्कर, यानी कि पर यूनिट, सही है? तो आपको इन मार्कर से 5 रुपये भी कवर करना है, 5 रुपये भी लेना है। फिर आप जैसे जैसे मार्कर बेचोगे ना तो 10 रुपया तो पहुँचा देना जिनको पहुँचाना है, जैसे ये पहुँचा देना सप्लायर को, ये वेजेस को, ये अदर एक्सपेंस, 5 रुपये जमा करते रहना, ठीक है? एक मार्कर पे 5 आएगा, 100 मार्कर पे 500 आएंगे, 1000 पे 5000 आएगा, और जैसे आपके 10,000 मार्कर बिकेंगे गले में आपके कितने रुपया हो जाएगा 50,000। गले में से रुपया निकालना, रेंट वेंट लाइट वाइट जिसको भी देना है आपको सबको दे देना, खत्म। ये बात समझ में आई? तो कितना देंगे अपन मार्कर को? एक 5 रुपया इसका देंगे, ये अपने ओवरहेड। 10 और 5 15 रुपये हो गए, ठीक है? टोटल कॉस्ट। अब ओवरहेड को अपन ऐसे नहीं दिखाते, कॉस्ट शीट में अपन ओवरहेड को इज्जत से दिखाते हैं। फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग
अलग अलग करके दिखाते हैं। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद अपन चाचा से बोलेंगे देखो चाचा आपका मार्केट जो बनेगा वो बनेगा 15 का, आपको कितना प्रॉफिट कमाना है? चाचा ने कहा प्रॉफिट कमाना है 10 रुपये का, तो बेच दो मार्कर 25। समझ में आया? निकालिए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट एसर्टेन करते हैं और उसके बेसिस पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट के बेसिस पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं, एसर्टेन करते हैं। ठीक, इतनी पिक्चर समझ में आई? बिल्कुल एकदम परफेक्शन के साथ। अभी जब 50,000 पे अपन पहुँचे और 50,000 को अपन ने 10,000 से डिवाइड किया और 10,000 से डिवाइड करके रेट निकाली, ठीक है, और अपन ने बोला भाई 1 यूनिट का रेट है 5 रुपया, 1 यूनिट को कितना दिया? 5 रुपया। तो ये काम, ये जो 50,000 तक तुम पहुँचोगे ना, यहाँ तक पहुँचना इतना ईजी नहीं होता। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले कई काम करने पड़ते, तब जाकर यहाँ तक पहुँचते। ठीक है, फिर यहाँ पहुँचने के बाद ये जो काम अपन कर रहे हैं डिवाइड करने वाला काम, फिर ये काम करते। समझे मैंने क्या बोला? 50,000 तक अपन ऐसे ही नहीं पहुँच जाते। 50,000 तक पहुँचने के लिए कई काम करने पड़ते, कई काम। पहला काम कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, दूसरा काम, पहला कलेक्शन, ठीक है, दूसरा एलोकेशन, बार बार वही आएगा, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, तीसरा अपॉर्शनमेंट, चौथा रीअपॉर्शनमेंट और पांचवा एब्जॉर्प्शन। फिर इसके अंदर और काम आ जाएंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन अपने आप में एक चैप्टर होता है बीकॉम के अंदर। एब्जॉर्प्शन अपने आप में एक चैप्टर होता है बीकॉम के अंदर। भाई इतने सारे काम करने पड़ते हैं। तुम्हारे बुक में एक चार्ट बना हुआ है, बताता हूँ मैं कहाँ पर है। क्लासिफिकेशन भी होता है उसमें वैसे तो, मगर ये लोग उसको लिखते नहीं है। ये है पेज नंबर 4.11 पे, 4.11 पे। ला मेरे को दे। अब मेरी बात ध्यान सुनो। ये 1 2 3 4 ये 4 काम होते। ये 4 काम करके अपन कहाँ पहुँचते? चौथे का जो अंत होता है ना, अंत वो होता है 50,000। समझ गए? चौथे का अंत किस पे होता है? और 5वें की शुरुआत किस पे होती है? 50 पे नहीं, इस पे। ये पहली स्टेप है 5वें की। ये 5वें की पहली स्टेप है। समझ गए? चौथे का अंत होगा किस पे? चौथा तुम्हें देगा, ये 50,000 दे देगा तुम्हें चौथा। और 5वें की पहली स्टेप, ये पहली स्टेप फर्स्ट, ये तुम्हें देगी 5 रुपये। अभी कौन सा समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अपन सिर्फ अभी समरी देख रहे हैं, मतलब तुम्हारे दिमाग में पूरे काम का एक ओवरव्यू ले लो, मतलब पूरा काम दिमाग में ले लो। ठीक है, तुम समझो बात को। तुम्हारे घर में कुछ फंक्शन वगैरह होता है ना, तो तुम्हारे फंक्शन में क्या क्या होगा पहले तो उसका पूरा वो चार्ट आ जाता है दिमाग में। ठीक है, समझ लो। देखो मैं फंक्शन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये काम तुमने प्रैक्टिकली देखा होता है, ऑब्जर्व किया होता है। आज कोई सा भी फंक्शन, शादी हो रही है, तो तुम्हारे दिमाग में पूरा काम आ जाएंगे, सारे काम। कार्ड प्रिंट होंगे, इन लोगों को बटेंगे, बटने से पहले नाम की लिस्ट बनेगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इतने सारे काम दिमाग में आ गए। फिर जैसे काम दिमाग में आए तो सीरीज़ वाइज जो होने वो सीरीज़ वाइज होंगे, जो साइमल्टेनियसली होने कैसे भी होने वो साइमल्टेनियसली होंगे। समझ रहे हो बात कैसे होंगे? ऐसे ही क्या होता है, ये पूरा ओवरहेड का जो चैप्टर है ना, तुम्हारे दिमाग में फिट कर लो। तुम्हारे दिमाग में पता पड़ गया ना तुम्हें कितने कितने काम अपन को करने हैं और कैसे अपन पहुँचेंगे, तो फिर अपन एक एक करके उस काम को करते जाएंगे। अपन को पता होगा अपन ने क्या काम कर लिया, अब अपन को पता है अपन को आगे क्या करना है। आगे के काम करने के टाइम में उनको पता होगा अपन पीछे क्या करके आए, क्या करके आए। ठीक है, समझ लो मेरी बात को। ठीक, तो चाचा से मैंने पूछा भाई तुम्हारा वो बताओ खर्चा कितना है। उन्होंने बताया, मैंने कैलकुलेट किया, 50,000 आया और 10,000 से डिवाइड किया यूनिट से, और मैंने एक रेट निकाल ली। रेट, ये रेट निकाली, इसे रेट बोलते हैं। रेट समझ गए ना तुम लोग? पर यूनिट पे जो चीज़ होती है उसे रेट बोलते हैं। ये रेट पे पहुंचना है, उसके पहले 50,000 कहाँ से आया? उसके लिए 4 काम होंगे तब जाके 50,000 आएगा। सर ये हमेशा होंगे 4 काम, कुछ गायब नहीं हो सकते? होते गायब। कब होते गायब बताऊंगा मैं तुम्हें।
ठीक है, ये 4 काम कब होते हैं, ये 4 काम कब नहीं होते, ठीक है, किस क्वेश्चन में हमें सारे काम करने रहेंगे, किस क्वेश्चन में हमें कम काम करने रहेंगे, क्या बताऊंगा मैं तुम्हें। प्रैक्टिकली क्या चारों काम हमेशा होते हैं, या प्रैक्टिकल सिचुएशन कोई ऐसी भी होती है इसमें 4 काम नहीं होते, सब बताऊंगा। कौन से क्वेश्चन में हमें किस काम से स्टार्ट करना है, क्या कहीं पे यहाँ तक के काम हो रखे होंगे क्वेश्चन में, हाँ हो रखे होंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या यहाँ तक के काम हो रखे होंगे, हाँ हो रखे होंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है। समझ रहे हो पूरी पिक्चर, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या होगा। अबे तुम एक बात समझो, तुम लोग जो खर्चा पड़ के आए डायरेक्ट एक्सपेंस था, कौन सा था, डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई लोचे नहीं होते। सर नहीं होते तो फिर चैप्टर क्यों, अरे चैप्टर तो उसके कंट्रोल में बनाया गया है भाई। मटेरियल में क्या पढ़े तुम लोग, मटेरियल की कॉस्ट निकालना तो तुमने पहले 2 पेज में पढ़ लिया, मटेरियल की कॉस्ट निकालना तो तुमने पहले 1 या दूसरे पेज में पढ़ लिया, खत्म। नहीं पढ़ा तुमने, ये सारे खर्चे इंक्लूड करेंगे और ये खर्चे ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, ये सारे खर्चे इंक्लूड करेंगे और कुछ खर्चे ऐसे बढ़ेंगे, इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे बढ़ेंगे, इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे बढ़ेंगे, बस 2 पेज में पढ़ लिया, खत्म हो गया मटेरियल। यही पढ़ा ना। लेबर में भी अपने 2-3 पेज के अंदर पढ़ लिए, उसके बाद तो कंट्रोल शुरू हो जाता है। तुम पूरे चैप्टर में कंट्रोल करना सीख रहे थे, इंसेंटिव दोगे कॉस्ट कंट्रोल होगी, इंसेंटिव से क्या होगा, कॉस्ट। समझ लो तुम बात को। तो तुम लोग मटेरियल और लेबर के चैप्टर में कंट्रोल सीखते हो, अमाउंट एसर्टेन करना तो 1-2 पेज में ही खत्म हो जाता है। तो जितना देखो डायरेक्ट का उल्टा होता है इनडायरेक्ट, जितना इजी होता है डायरेक्ट, जितना ज़्यादा इजी उतना ही ज़्यादा हाँ डिफिकल्ट होता है इनडायरेक्ट, ओवरहेड। तो जितना इजी होता है उतना ही डिफिकल्ट होता है। ये जैसे आता है ये वैसे नहीं आता, ठीक है, ये शुरू में आता है या ये लगने पे आता है, ठीक है, ये लगने से पहले ही आ जाता है। तो जो भी डायरेक्ट में होता है पूरा उसका क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। ये आइडेंटिफिएबल होता है, ये आइडेंटिफिएबल नहीं होता। प्रोडक्ट को देख के बता नहीं सकते, शर्ट को देख के कपड़ा बता सकते हैं, लेकिन उस शर्ट में लाइट कितना, पानी कितना, उसका खर्चा कितना लिया है, एसी का खर्चा कितना लिया है शर्ट से, वो बता नहीं सकते। डिपेंड करता है दुकान कौन सी है, छोटी मोटी ऐसे ही लेकर बैठा है, ठेले पे लेकर बैठा है तो अलग रुपया लेगा, उसी कोई बड़े दुकान में लेके बैठा है, ऐसी वैसी लगाकर बैठा है, बड़े बड़े लोगों को रख रखा है, वो ज़्यादा रुपया लेगा। समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। पॉपकॉर्न का एग्जाम्पल लिया था, रोड पे खड़ा है, पीवीआर में खड़ा है, सिनेमा हॉल वगैरह में खड़ा है, ठीक है। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ओवरहेड अपन पढ़ रहे हैं, ओवरहेड में जो 50,000 पे अपन पहुँचे, पहले तो ये ओवरऑल पिक्चर समझ गए ना, 50,000 क्या है, 10,000 क्या है, समझ गए ना तुम लोग। वो चाचा ने अमाउंट बताया, उसको ऐड करता गया मैं, 50,000 आ गया, ठीक। 50,000 पे पहुँचने के लिए 4 काम करने होते हैं। 4 काम जैसे ही फिनिश होगा तो इसका जो रिजल्ट होता है वो 50,000 होता है। उसके बाद ये 5वां जो काम है, इसके अंदर कुछ काम और करने पड़ते हैं, 4 काम करने पड़ते हैं, इसमें 4 चीज़ होती है इसके अंदर। ये खुद अपने आप में एक चैप्टर होता है बीकॉम के अंदर, इसके अंदर 4 स्टेप होती है, जिसमें से पहली स्टेप तुम्हें क्या निकाल के देगी, 5 रुपये निकाल के देगी। अब यहाँ तक कि गणित समझ गए हो तो आगे बढ़े, समझ गए। सर एक क्वेश्चन ये आया दिमाग में कि 50,000 तो आपने कहा ना कैलकुलेटर पे अपन ऐड करते चले गए, तो फिर ये 4 काम कहाँ से लाया, मतलब क्यों बता रहे हो। अब इसकी बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आज पूरा बेस बना लेना अच्छे से ओवरहेड का। सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ, क्या मतलब होता है कलेक्शन, इकट्ठा कर लो, कलेक्शन मतलब इकट्ठा कर लो सारे खर्चों। फिर एलोकेशन आता है। अब मैं तुम्हें सब समझाऊँ ना चीज़, ये समझाने के लिए तुम्हारा पहले तो एक बेसिक बात बताऊंगा, जिस पे 4 टॉपिक को समझाऊंगा मैं। ये 4 टॉपिक समझाने के लिए एक बेसिक बात बताऊंगा, उसको भूलना मत। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, करूँ स्टार्ट। इसका रिजल्ट 50,000 और इसके अंदर होंगे 4 का, ये 5 रुपया, ऐसे लिखता हूँ ₹5 और सर्कल में लिखूंगा तो तुम्हें लगेगा 4 पॉइंट ये और 5वां वो। बेटा टाइम पास बाद में कर लेना, ठीक है। क्या नाम है, परमेश्वर। तो परमेश्वर जी ज़रा थोड़ा ध्यान से समझना, इसको ध्यान से सुनना। ये 4 काम जो मैं करूँगा और ये 5वें का पहला काम जो मैं करूँगा, ठीक है, ये सब होगा
ये है बेसिक बात। इन चारों का एक्सप्लेनेशन इस पे ही टिका हुआ है, इस पे, इस बात पे, ठीक है। ये पहला काम। ये 3 काम। याद रखना ही पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ये सारे काम कब होंगे? और ये 5 रुपये कब आएगा? हाँ, 1 अप्रैल को आएगा। क्या मतलब है समझ लो, शॉर्ट में समझा देता हूँ। चाचा ने कहा यार बेटा खर्चा लगा तो नहीं है अभी, मुझे क्या पता क्या खर्चा आएगा, एक काम को लग जाने दे। क्या बोला चाचा ने? लग जाने दे, फिर बताऊंगा। तो अभी अपन मान लो पढ़े लिखे, अभी तो अपन मान लो हम पढ़े लिखे नहीं है, तो अपने कहा हाँ चाचा सही कह रहे हो, लग जाने दो। अब चाचा क्या कर रहे हैं, मार्कर बना रहे, कस्टमर आ रहा है, चाचा मना कर रहे हैं कि नहीं बेचूँ। कस्टमर ने कहा क्यों? मैं कहा हमें पता नहीं अभी वो ओवरहेड कितना बांटना है, उससे क्या हमें ओवरहेड बांटेंगे ना तो कॉस्ट पता चलेगी, तो अभी नहीं बेचूँ, अभी रुक जाओ, खर्चा लग जाने दो। खर्चा लग रहा है भाई, अपन कर रहे हैं, अपन बेच ही नहीं रहे, कस्टमर को भगा रहे हैं। अपन बोला 31 मार्च को आना, जाओ अभी जाओ, 31 मार्च को आना। तो पूरा साल बैठ के मार्कर बनाए, हाँ। और 31 मार्च को तुम्हें क्या लगता है इंडियन आइडल का ऑडिशन चलेगा? सारे लोग आ जाएंगे, टूट पड़ेंगे, अरे हम भी लेंगे, मस्त तुमने ऑडिशन का ऐसे बेच लगा रखा है। नहीं ना, ऐसा थोड़ी होगा। क्या होगा फिर? काम चलेगा और हाथों हाथ बिकेगा। तो जब माल हाथों हाथ बेचोगे तो तुम्हें पता ही नहीं है खर्चा कितना लगना है। पता है कहाँ से लाएंगे? हाँ, एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड। ये जो कलेक्शन है ना, कलेक्शन, ये कलेक्शन वर्ड की जगह अब ये लोग एस्टिमेशन वर्ड यूज करने लग गए। लिखा है, क्या लिखा है? एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड। पहले कलेक्शन वर्ड यूज करते थे, अब ये लोग एस्टिमेशन वर्ड यूज करने लग गए। बीकॉम तो अभी भी कलेक्शन ही यूज करता है, ठीक है। तो कलेक्शन का मतलब समझ लो एस्टिमेशन होता है। मतलब डे 1 की शुरुआत में जब तुम बैठे हो ना 1 अप्रैल को, तो तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? यार ये इतना आएगा लिख दे, यार ये खर्चा इतना आएगा लिख दे, यार मेरे हिसाब से ये इतना आएगा लिख दे। एस्टिमेशन कर रहे हो, एस्टिमेशन। तुम्हारे किए हुए एस्टिमेशन से जो 50,000 आया, ये 50,000 आया, इसका नाम पता है क्या है? बजटेड ओवरहेड। क्या नाम है इसका? ये बजटेड। अब तुम्हें क्या लगता है 50 ही आएगा? नहीं ना। क्या ज़्यादा कम भी तो आ सकता है। हाँ, ज़्यादा या कम? अच्छा, ज़्यादा कम भी बोले थे क्या तुम लोग? जो भी आएगा उसे क्या बोलेंगे? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। क्या लिखा टाइप 3 में? अपन क्या करते हैं, अपना एग्जाम्पल थोड़ा लाइट रखते हैं, लाइट, हल्का, ठीक है। तो अपन ने ये माना 50,000 का अपन ने खर्चा आएगा 50 का, और आया भी कितना? 50 ही आया। माना ही 50 था, आया ही 50, ठीक है। अपन ने कमाई 50, ठीक। अब ये तीनों को समझाता हूँ ये क्या होता है, तीनों क्या होते हैं। माना था 50 आएगा, बजट कितने का बनाया? बजट ओवरहेड 50,000। बताओ एक्चुअल में कितना आया? एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है ना। एक्चुअल क्वेश्चन तुमसे थोड़ी पूछेगा, एक्चुअल तो क्वेश्चन तुम्हें बताएगा, पूछेगा थोड़ी यार एक्चुअल मुझे क्या बताया, क्या आई बात समझ में? तो एक्चुअल में कितना खर्चा लिखे अपन? तुम्हें जो बोलना हो लिख, 60 लिख दूँ? एक्चुअल में 60 आया। अब मेरी एक बात सुनो, मैंने कहा था 10,000 मार्कर बेचूंगा, मैं 8,000 मार्कर ही बेच पाया। तो 8,000 मार्कर से कितने कमाए मैंने? एक मार्कर से कितना कमाऊंगा ओवरहेड? एक मार्कर से ओवरहेड कितना कमाऊंगा? 5। चाचा ने क्या कहा था, 1 महीने में कितने मार्कर बेचेंगे चाचा? चाचा को भूल गए ना, ओवरहेड भूल जाओगे। अभी चाचा ही आएंगे संभालने के लिए, ठीक है। चलो, चाचा ने क्या कहा था, है ना, 10,000 बेचेंगे। चाचा ने कितने बेचे? 8 ही बेचे। 10 बेचे तो कितना रुपया कमाते? अभी 8 बेचे तो कितना कमाए? 40। तो 40,000 का काम किया ना बनने। ये 40,000। अब स्टैंडर्ड के कई सारे नाम होते हैं,
स्टैंडर्ड ओवरहेड को स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, और एब्जॉर्ब्ड BED एब्जॉर्ब्ड द, ठीक है, एब्जॉर्ब ओवरहेड, और रिकवर्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड ओवरहेड भी बोलते हैं, एब्जॉर्ब ओवरहेड भी बोलते हैं, रिकवर्ड ओवरहेड भी बोलते हैं। रिकवर्ड ओवरहेड मतलब तुमने कितना रिकवर किया, कितना कमाया हुआ ओवरहेड, ठीक है। अभी ये समझ रहे हो कमाया हुआ क्या होता है, ये समझ रहे हो बजटेड क्या है, चाचा ने जो बताया, ये समझ रहे हो एक्चुअल क्या है, जो एक्चुअल में खर्चा आया, ये समझ रहे हो स्टैंडर्ड क्या है कि नहीं समझ रहे। एक्चुअल स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, बता दो एक्चुअल स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। तुम मम्मी से बोल के गए, यही एग्जाम्पल दूंगा हमेशा, मम्मी दोस्त के घर जा रहा हूँ, 4 घंटे में आऊँगा। मम्मी ने कहा 4 घंटे में, पागल है क्या, मम्मी 4 चैप्टर पढ़ के आऊँगा। मम्मी ने कहा हाँ अच्छा फिर तो जा, ठीक है। अब मम्मी जी का कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। अब बच्चा गया, बच्चा आया 7 घंटे में, कितने घंटे में, 7 घंटे। बच्चे ने 7 घंटे में आके मम्मी से कहा, पहले तो बच्चा आया 7 घंटे में आया, गेट खटखट रहा है, मम्मी ने दे थप्पड़ वहीं झड़ दी उसके, ये तू 4 घंटे का बोल गया, 7 घंटे में आया, 3 घंटा लेट आए। अरे मम्मी 4 घंटे में 4 चैप्टर पढ़ने का बोल के गया था, 7 घंटे में आया हूँ, ठीक है, 6 चैप्टर पढ़े मैंने। मम्मी ने कहा अच्छा ज़्यादा पढ़ के आया चैप्टर, कि हाँ 6 चैप्टर पढ़ के आया हूँ, 6, एक और थप्पड़ का, कि क्यों, मम्मी लेट आया तो ज़्यादा चैप्टर पढ़े ना। मम्मी बोलेगी बेटा 7 घंटे में तो कितने पढ़ने चाहिए थे, 7 पढ़ने चाहिए थे, तूने कितने पढ़े, 6 पढ़े, ठीक है। 7 घंटे में कितने पढ़ने चाहिए थे, 7, ठीक है। 7 घंटे में 7 चैप्टर पढ़ने चाहिए थे, 7 होता है स्टैंडर्ड। अब मम्मी क्या बोलेगी, कितने की कमी रखी तूने, मम्मी ऐसे बोलेगी देख 4 बोल के गया था, 6 पढ़ के आया, 2 ज़्यादा पढ़ के आया, वेरी गुड, शाबाश मेरे बेटा शाबाश, इधर आ, ठीक है, तेरे लिए पिज़्ज़ा बनाऊंगी मैं। मम्मी ऐसे बोलेगी 2 ज़्यादा पढ़ के आया, या मम्मी ऐसे बोलेगी 1 कम पढ़ के आया। तो बेटा 1 कम पढ़ के आया कैसे, किसको किससे कंपेयर किया, 1 कहाँ से आया, क्या किससे माइनस करके 1 आया, ये बताओ। 7 और 6 को माइनस करके 1 आया ना, हाँ। याद रखना कंपैरिजन हमेशा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का होता है, कंपैरिजन हमेशा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का होता है, समझिए बात, क्या बोला। तो अभी ओवरहेड का जो नुकसान हुआ कितने का हुआ, 10,000 का कि 20,000 का। अरे भाई एक्चुअल में खर्चा 60,000 आ गया, और अपन ने जो कमाया ना गले में जो रुपया है वो 40,000 ही है, समझ रहे हो। गले में जो रुपया पड़ा है ना वो कितना है, 40,000। क्यों 40,000 है, क्योंकि तुम्हें मार्कर कितने बेचे, 8,000। 50 तो कब होता, जब तुम कितने मार्कर बेचते, 10,000। क्या ये दोनों कभी सेम हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं ना। 10,000 बेचने का बोला, 10,000 ही बेचा, तो क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं, क्या तीनों कभी सेम हो सकते हैं, हाँ। एक्चुअल खर्चा हुआ आ जाए तो हो सकते हैं, मगर बहुत रेयरली, बहुत कम चांस है। सुना क्या बोला मैंने कहा क्या ये दोनों कभी सेम हो सकते हैं, ये दोनों, हाँ। आज अगर मैं तुम्हें ये लिख करके बोलूँ, मैं तुम्हें लिख करके बोलूँ कि देखो बेटा 40 याद है, क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हम 8,000 मार्कर ही बेच पाए, तो एक मार्कर से हम 5 रुपये रिकवर करते, 5 रुपये रिकवर करते, तो 8,000 मार्कर से हमने कितने रिकवर किए, 40,000 रिकवर किए, रिकवर्ड ओवरहेड हमने 40,000 ही रिकवर किए। तो 40 समझ में आया कैसे आया, 8,000 मार्कर बेचे। पहले जो समझा रहा हूँ ना वो समझो, मतलब कोई नई चीज़ पे क्वेश्चन मत बनाओ दिमाग में, सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, पहले जो समझा रहा हूँ वो समझो। पहले 40 समझो ये आया कहाँ से, मैं मार्कर बेच पाया 8,000, और हर मार्कर से मैं ओवरहेड का रुपया लेता हूँ 5, मतलब जो मैं 25 रुपये में मार्कर बेचता हूँ ना, तो 10 रुपया तो मैं अपनी जेब में रखता हूँ, ये वाला, समझ लो ये बात। 5 रुपये गले में रखता हूँ, समझते हो ये बात। ये 5 रुपया मटेरियल सप्लायर को देता हूँ, ये 4 रुपया वेजेस को देता हूँ, ये 1 रुपया पास वाली शॉप को देता हूँ वो मार्क लगाने का, समझ गए इतनी बात। तो गले में जो ये 5 रुपया रखता हूँ, वो गले में रुपया जमा हो के 8,000 मार्कर का रुपया आ चुका है। 8,000 मार्कर का मतलब होता है 40,000 रुपया, समझ गए बात। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ऊपर से नहीं जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। कमाया कितना, आया कितना, नुकसान कितने का, कोई मतलब है क्या इसका, इसका मतलब बाद में आएगा, अभी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब था रेट निकालने से, रेट इससे ही निकलती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। तो समझो बच्चों, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, 50 और 40 एक होते ही क्या, एक हो सकते हैं क्या कभी जीवन में, हाँ। ये दोनों के अमाउंट कभी
एक कब होंगे, जब तुमने कहा जो बात कही वो वैसे हो जाए। ठीक है, तुमने कहा था कितने मार का बेचने का, और कितने बेचे? नहीं, रियल में भी कितने बेचो? अगर 10,000 बेचो तो ये 50 का 50 सेम हो जाएगा। चलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अभी तक जो बोला, तो बजट अलग होता है और स्टैंडर्ड अलग होता है। इन तीन, ये तीन जो है ना, ये बहुत भारी चीज़, बहुत भारी चीज़। तुम्हें तीन को पढ़ के ऐसा लग रहा होगा तुम इसका पूरा ज्ञान ले चुके 100%, मगर 100% नहीं लिया अभी अभी अपन ने 50% लिया है। 50% इनका ज्ञान लेना भी बाकी है, इस चीज़ का भी 50% ज्ञान तो बाकी है। अब उनको लग रहा है ऐसा कि अपन इसको समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है, मगर कितना बाकी है? अभी 50% बाकी है। चलो अभी तक की बात समझ में आई? अभी तक की बात में कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। हाँ बेटा बोलो। स्टैंडर्ड 40 नहीं आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए? कोई रीज़न? हाँ, रेट निकालिए 5 रुपये। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअल 60 कब आया? 1 अप्रैल को या 31 मार्च को? 1 अप्रैल को, 31 मार्च कब आया 60? एक्चुअल तो 31 मार्च को पता पड़ेगा ना। ये कह रहा है 60 को लेकर रेट निकालो, 50 को लेकर काय को निकाली? तो रेट कब निकालता हूँ? 50,000 कब आता है? 5 कब आता है? मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया, समझोगे तभी जब ये 1 अप्रैल और 31 मार्च को याद रखोगे। ये बेस है तुम्हारा, ये ओवरहेड का बेस है, इस पे ओवरहेड टिका हुआ है, समझे? ये पूरे बोर्ड पे लिखी हुई एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक लिखने का तरीका सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोटो लेना या कॉपी करना बाद में, पहले अभी समझ लो, अभी कॉपी मत करना, अभी ध्यान से भी यहाँ होना चाहिए फोकस 100%। हाँ, और कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। 60 के हिसाब से रेट निकाल नहीं सकता, क्योंकि 60 के लिए तो वेट करना पड़ेगा किसका? और बोलो कोई क्वेश्चन। एक्चुअल में जो खर्चे आया, बस चाचा ने जो खर्चे बताया, चाचा ने कहा था रेंट इतना आएगा, लाइट का इतना आएगा, टेलीफोन का इतना आएगा, इसका इतना आएगा, इसका इतना आएगा। एक्चुअल में अब आएंगे ना खर्चे, तो एक्चुअल में तो कुछ और आ गया, कम आ गया या ज़्यादा आ गया, वो होता है। तो जो आपने भी चैप्टर वाली बात बोली थी, उसमें जो 6 चैप्टर को पढ़ के आया वो एक्चुअल है, वो चैप्टर में पढ़ के आया जो भी। अच्छा वो, हाँ 6 चैप्टर जो पढ़ के आया वो एक्चुअल है। एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल कोई रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। बेटा रूल क्या बन गया था? रूल बना था 1 घंटे में एक, क्योंकि उसने कहा 4 घंटे में 4 पढ़ूंगा, तो इससे रूल बन गया। सुनो सुनो, इससे एक रूल बन गया। उसने कहा 4 घंटे में 4 पढ़ूंगा, तो इससे रूल ये बना कि 1 घंटे में, उसने कहा होता 4 घंटे में 2 पढ़ूंगा, तो इससे एक रूल बनता कि 1 घंटे में आधा चैप्टर पढ़ेगा। 4 घंटे में 2 पढ़ना मतलब 1 घंटे में। तो एक बात याद रखो, पहले देखो रूल क्या बन रहा है। रूल, ठीक है, तो रूल बना कि 1 यूनिट का 5 रुपया, रूल बना कि 1 घंटे का 1 चैप्टर, ये रूल बना। ठीक है, अब बच्चा 7 घंटे में आया, तो अकॉर्डिंग टू रूल कितने चैप्टर पढ़ने चाहिए? स्टैंडर्ड कहलाता है, 7 पढ़ने चाहिए थे। ठीक है, पढ़े कितने? भाई एक्चुअल कुछ भी हो सकता है। क्या एक्चुअल में 5 ही पढ़ सकता था? क्यों 5 भी पढ़ सकता था? हाँ पढ़ सकता था। क्या एक्चुअल में 8 पढ़ सकता था? हाँ। 9 पढ़ सकता था? हाँ। 10 पढ़ सकता था? हाँ। एक्चुअल कभी भी रूल फॉलो नहीं करता। क्यों करेगा एक्चुअल रूल फॉलो? एक्चुअल है वो, उसके मन में आएगा जो करेगा। ठीक है, ब्रेक द रूल स्टे कूल, तो एक्चुअल रूल फॉलो नहीं करता। ये बात दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, रूल किसको बोला है बनने? ये रूल, ये 5 रुपये को रूल बोला है। ये रेट, जो रेट निकाल दे ना, इसे बोला है रूल। मम्मी 4 घंटे में 2 चैप्टर पढ़ के आऊँगा, यानी कि 1 घंटे में। बेटा 50,000 यूनिट, 50,000 के खर्चे पे 10,000 यूनिट बेच पाऊंगा। 50,000 के खर्चे पर 10,000 यूनिट बेच पाऊंगा, यानी कि 1 यूनिट पे 5,000 का खर्चा। ये क्या है? रूल। इतनी यूनिट पे इतना खर्चा लगेगा, इतनी यूनिट पर इतना खर्चा लगेगा, तो 1 यूनिट पे खर्चा लगेगा 5। ये क्या है? रूल। अब एक्चुअल रूल फॉलो, यूनिट कितनी बेची? 8,000। अरे बेचो ही मत, बेचो ही मत यूनिट। क्या एक भी नहीं आएगा ओवरहेड? 1 रुपये भी ओवरहेड नहीं आएगा क्या? आएगा ना भाई। अरे रेंट तो अपनी जगह पे है ना, आएगी ना। ठीक है, मशीन चल रही है, तुम्हारी यूनिट बिक नहीं रही, मशीन चल रही है, प्रोडक्ट बना रही है, ओवरहेड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कौन सा समझ में आ रहा है? ठीक है सर, यार ये तो एक प्रॉब्लम वाली बात हो गई। मैंने क्या हुआ बेटा? सर वो अपन तो 5-5 रुपये ले रहे थे, ओपन से रेट ही गलत निकल गई, चक्कर पड़ गया। अपन को तो रेट 7 लेनी थी, अब क्या करें?
ये 5 क्यों ले लिया बनने? ये क्या 5 को बदल सकते हैं क्या, ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? मुझे बताओ, कोका कोला की जो बोतल आती है कोल्ड ड्रिंक की 10 वाली, या लेस वगैरह आते हैं 5 वाले 10 वाले, चिप्स वगैरह जो भी तुम खाते हो, या कैडबरी डेली मिल्क आती है अपनी 5 वाली 10 वाली 20 वाली, वो 60 वाली 70 वाली जो भी आती है, सिल्क ओरियो रेड वेलवेट, ठीक है, सिल्क ओरियो रेड वेलवेट, और ये सॉस वगैरह मस्त मिर्च मसाले, अभी ये जितनी भी आती है चीज़ें, क्या मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ है सिल्क ओरियो आ रही है 60 की, फिर कभी 70 की हो गई, कभी 75 की हो गई, कभी ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और माल कम बिका, तो इन्होंने कहा पूरा रुपये इससे कवर करेंगे, 1060 में बेचेंगे। कभी देखा है ऐसा? या कभी ओवरहेड बहुत कम लगा तो 20 रुपये या 10 रुपये में बेचेंगे। अब तुम वेट कर रहे हो इसकी प्राइस कब गिरेगी, तुमने को अपने दोस्त को बोल दिया भाई तेरी दुकान है ना, जहाँ कम पे आए डेयरी मिल्क, जहाँ कम पे आए मुझे फ़ोन कर देना। अब तुम डेयरी मिल्क खरीद ही नहीं रहे, किसी का बर्थडे आया तुमने उसको बोल दिया अभी डेयरी मिल्क दूंगा तुझे, रुक जा थोड़ा वेट कर, उसने अभी क्यों नहीं दे रहा, अभी वेट कर रहा हूँ प्राइस गिरने दे। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। किसी भी चीज़ की प्राइस फिक्स क्यों होती है? फिक्स क्योंकि ये तो फिक्स होते हैं, ये हमारा भाई साहब फिक्स, तो इसे कर दो फिक्स। सर कैसे करें? सारे खर्चे को करो एस्टिमेट, ठीक है, बांट करके निकाल दो एक रेट, एक रेट निकल जाएगी तो फिक्स हो जाएगा। अब तुम्हारा माल कितने में बेचो? 25 में। सर कुछ भी कमी आई तो नुकसान हमें उठाना पड़ेगा कि हाँ, कहाँ से उठाएंगे? ये 10 रुपये में से उठाओ, घर में ले जाने के रुपए में से नुकसान उठाओ। अभी आई बात समझ में? ठीक है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो बोतल वगैरह ये आती है, चीज़ें जो भी खाने पीने की आइटम, कोई भी आइटम, खाने पीने पहनने की जो भी आइटम MRP पे, उसकी रेट में ऐसा फ्लक्चुएशन बार बार नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये लोग इसको फिक्स कर देते हैं, ये तो फिक्स होती है। याद रखना एक लाइन बोलता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे फिक्स रहती है। क्या बोला? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे फिक्स रहती है। एक डस्टर बनाने की खर्चा अगर 20 रुपया है तो 10 डस्टर का कितना? 200। उसमें हर एक का कितना होगा? 20। 100 डस्टर का कितना? एक का 20 तो 100 डस्टर का 2000, उसमें हर एक का, हाँ। और फिक्स कॉस्ट टोटल पे फिक्स रहती है, पर यूनिट बदलती है। 10,000 की रेंट है, 1,000 यूनिट बनाऊंगा तो 1 यूनिट पे जाएगा रेंट, एलोकेट होगा 10 रुपया, और 2,000 यूनिट बनाऊंगा तो 1 यूनिट को मिलेगा 5 रुपये। कौन से समझ में आ रहा है अभी? वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट, बताओ क्या मटेरियल, वेजेस और ये वेरिएबल कॉस्ट है क्या? प्योर वेरिएबल कॉस्ट है, प्योर वेरिएबल। एक टीबा भी कुछ नहीं है इसमें, सेमी का और फिक्स का। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? ये तीनों खर्चे क्या है? प्योर वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल प्योर, शुद्ध एकदम। तो क्या मतलब इसका? ये हमेशा पर यूनिट पे क्या रहेंगे? ये पर यूनिट पे फिक्स ही रहेंगे हमेशा, फिक्स। मतलब मटेरियल अगर 5 का लगता होगा ना 1 यूनिट पे, तो 5 का ही लगेगा। लेकिन ओवरहेड तो अपन ने कैसे निकाला है? एक एस्टिमेट कर लिया, अंदाजे से एक अमाउंट 50,000 डिवाइड कर दिया और ऐसे निकाला। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अभी चैप्टर पढ़ाना शुरू नहीं किया। ठीक है, समझो तुम लोग, कॉन्सेप्ट ही अपने आप में कितना बड़ा है। एक आधा चैप्टर कवर कर ले, ऐसा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी तक तुम्हारे सामने जो बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें, एक एक चीज़ समझ में आ रही है? इसे बार बार पढ़ते रहना, बार बार पढ़ना, बार 50,000 को पढ़ना। ठीक है, कि भाई इसे बजटेड बोलते हैं, इसे एक्चुअल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसे 40,000 को स्टैंडर्ड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसे पढ़ना बराबर। कोई भी चीज़ गायब नहीं होनी चाहिए। 40,000 कैसे आया? बाहर का बेचे कितने? $8,000 क्या है? यूनिट सोल्ड, जो माल बेचा। समझ में आया? अच्छे से एक एक चीज़, एक एक वर्ड। कोई भी डाउट? अब एक सवाल आता है कि सर जब एस्टिमेट कर लिया सारे खर्चे, 50,000 निकाल लिया, तो आ तो गई रेट। अभी ये नोटेंगी क्या है? ये लोकेशन, एपोर्शन, रीअपोर्शन, ये क्या है? आगे ना एस्टिमेशन से। सर पहली स्टेज ने मुझे क्या दे दिया? 50,000। तो फिर ये ड्रामा क्या कर रहे हैं अपन लोग? आप कह रहे हो तो यहाँ आएगा 50। तो मैं तुम्हें क्या बोला? क्या प्रैक्टिकल में चारों स्टेप लगती है क्या? नहीं, कम भी लग सकती है, ज़्यादा भी लग सकती है। अब स्टेप कैसे बढ़ती जाएगी? स्टेप बढ़ती जाएगी अगर कॉस्ट सेंटर बढ़ते जा रहे हैं। क्या बढ़ते जा रहे हैं? कॉस्ट सेंटर होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट, अकरेंस ऑफ कॉस्ट।
कॉस्ट सेंटर मतलब उसे बोला गया है जो कॉस्ट लगने के जिम्मेदार हो। जैसे अभी शब्द सिंपल समझाने के लिए कॉस्ट सेंटर की कहानी बाद में समझाऊंगा, तो मैं अभी अपन समरी ले रहे ना, अभी ओवरव्यू ले रहे, तो अपन सारी चीज़ें अभी डिटेल में नहीं बढ़ते। तो अभी के लिए कॉस्ट सेंटर का मतलब समझ लो डिपार्टमेंट, ठीक। तो अभी समझो डिपार्टमेंट है 4, कितने डिपार्टमेंट है 4, 2 प्रोडक्शन और 2 सर्विस, 2 प्रोडक्शन और सर्विस और 2 प्रोडक्शन, ABXY, ABXY या P1 P2 S1 S2 ऐसे कर लो, सिंपल रहेगा समझने में। P1 P2 प्रोडक्शन, S1 S2 सर्विस डिपार्टमेंट। तो ऐसे 4 डिपार्टमेंट होंगे तो क्या होगा, अब जितना भी खर्चा तुमने एस्टिमेट किया वो किसका है, हाँ 4 डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये खर्चा चारों में बटेगा, ठीक है। तो एक होता है एलोकेट, एलोकेट मतलब जिसका खर्चा है उसको दे दो, यानी सिंपल सी भाषा में अगर मीटर अलग अलग लगे हुए लाइट के हर डिपार्टमेंट में, तो चारों का बिल, लाइट का बिल अलग आएगा। चारों डिपार्टमेंट के अपने अपने वर्कर है, ऐसा नहीं है कि वर्कर एक डिपार्टमेंट से काम करके दूसरे में जाता है, ऐसा नहीं है। चारों के अपने अपने वर्कर है तो उनके वेजेस अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अब मीटर सेंट्रलाइज मीटर है, एक ही मीटर है बस, तो चारों का जो बिल है मतलब बिजनेस का जो बिल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो बिल है, वो चारों में डिवाइड होगा। अब मेरी बात सुनो, मीटर अगर अलग अलग होता तो एलोकेट होता, लेकिन मीटर तो एक है। सुन रहे हो सारे बच्चे, सुन रहे हो होश में सारे, बिल आया तो चारों का आया है ना, चारों में बटेगा, उसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट, बटने को बोलते हैं अपॉर्शनमेंट। जिसका है उसको दे दो एलोकेशन, बांटो अपॉर्शनमेंट। समझ में इतनी बात, ठीक है। अपन ट्रेस नहीं कर सकते कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई इसका ही है, तो अपॉर्शन करेंगे। सर कैसे अपॉर्शन करें, मान लो 1 लाख का बिल आया, लाइट का बिल 1 लाख का आया, चारों में कैसे बांटे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के हिसाब से बांट दो, ठीक है, लाइट पॉइंट के हिसाब से बांट दो। तो कैसे बांटे वो सीखेंगे, अपन सीखेंगे, इसमें सीखेंगे, अपॉर्शनमेंट में सीखेंगे, ठीक है। अभी ये कौन सी बला गई रिअपोर्शनमेंट, सर बांटने के बाद फिर बांटो, चारों को बांट दिया, ठीक है। चारों को बांटने के बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट है 2, S1 S2, वो कौन से है सुन लो, एक है क्लीनिंग और एक है कैंटीन। अब क्लीनिंग वाला तुम्हारे डिपार्टमेंट को साफ करता है, आके प्रोडक्शन वालों को साफ करता है, ठीक है। P1 लड़कों का है, P2 लड़कियों का, ठीक है। तुम्हारा वहाँ काम चलता है, तो तुम अपन क्या करते हैं, क्लीनिंग वाले उसको आगे सफाई करते हैं और कैंटीन वाले तुम्हें खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, कैंटीन वाले तुमसे ऐसे बोलेंगे खाना खिलाने के बाद लाओ रुपया दो, नहीं ना। क्लीनिंग वाले ऐसे बोलेंगे कि साफ सफाई किया लाओ रुपया दो, अरे वो तो मालिक ने रखा है, साफ सफाई करेंगे मालिक उसको रुपया दे देगा और ख़त्म। तो क्लीनिंग और कैंटीन वालों को जो रुपया मिला है, तो प्रोडक्ट बना के थोड़ी बेच रहे, तो वो क्या करेंगे, अपना खर्चा किसको दे देंगे, P1 P2 को। S1 S2 को जो खर्चे मिले हैं वो P1 P2 को देंगे, क्योंकि P1 P2 उन खर्चों को प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट के अंदर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। P1 P2 बनाते हैं प्रोडक्ट, तो ठीक है, बेचते भी वही है। तो P1 P2 प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बनाया, इसे बेचा, बेच के कस्टमर से रुपया लिया, तो कस्टमर का प्रोडक्ट जा रहा है, रुपया आ रहा है, ये काम कौन कर रहा है, P1 P2। तो हमें ओवरहेड किससे कवर करना है, रुपया लेना किससे, अल्टीमेट कस्टमर से। कस्टमर से कैसे लेंगे, जब वो रुपया किस में जुड़ेगा, प्रोडक्शन में जुड़ने को बोलते हैं, यहाँ टेक्निकल वर्ड है। प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट वो उस खर्चे को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, पता है, वो स्पंज होता है ना, पानी पे रख दोगे तो स्पंज क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो प्रोडक्ट को खर्चा देना जोड़ना। देखो ओवरहेड को क्या कर रहा हूँ मैं, 5 रुपये को क्या कर रहा हूँ, इस 10 के अंदर ऐड कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं अपन एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब वर्ड यूज करते हैं, समझ गए ना। अभी एब्जॉर्ब वर्ड समझ में आया क्या होता है। तो मुझे बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दूंगा तो प्रोडक्शन वाले प्रोडक्ट बना रहे, तो प्रोडक्ट को दे देंगे, तो प्रोडक्ट क्या कर लेगा उसको, है ना। सर्विस वाले प्रोडक्ट बना रहे क्या, अरे सर्विस को खर्चा पकड़ा दिया, अब सर्विस वाले उस खर्चे क्या करेंगे, क्या मुझे बताओ, क्या करेंगे खर्चा लेकर, कुछ करेंगे। S1 S2 खर्चों का क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो S1 S2 बोलता है P1 P2 भाई साहब से कि देखो P1 P2 मैं तुम्हें ही खाना खिलाते हैं, तुम्हारी सफाई करते हैं, तो एक काम करो, हमारे सारे खर्चे तुम ले लो, ठीक है। उसे बोलते रिअपोर्शन। एक तरीके से दिया जाता है, ऐसे मुंह उठाकर कैसे भी 50-50 ऐसे नहीं बांटा जाता। तरीका क्या है, बस सीखेंगे।
रीअपोर्शन समझ गए क्या होता है? अब मुझे बताओ 4 डिपार्टमेंट है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये पहला काम करना पड़ेगा क्या? ये तो करेंगे ना भाई, एस्टिमेशन नहीं करोगे ओवरहेड का, करोगे। ये एलोकेशन करना पड़ेगा क्या? किसमें करोगे? है ही नहीं डिपार्टमेंट। ये देखो मेरी बात सुनो, कॉस्ट सेंटर को करना होता है, कॉस्ट सेंटर के अंदर डिपार्टमेंट भी आता है और भी चीज़ें आती है। अभी मैं तुम्हें नहीं समझा रहा, अभी तुम डिपार्टमेंट से ही पढ़ो बस। अभी चीज़ों को तुम किससे पढ़ो? सिर्फ डिपार्टमेंट को याद रख के पढ़ो, ठीक है। जब अपन इसकी गणित सीख जाएंगे ना पूरी, और अपन ओवरहेड में उस्ताद बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, तब अपन समझेंगे कॉस्ट सेंटर भी क्या है, ठीक है। चलो मैं तुमसे कह रहा हूँ चारों डिपार्टमेंट है ही नहीं, डिपार्टमेंट ही नहीं है, बस एक पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। बताओ एलोकेशन होगा, एपोर्शन होगा, रीअपोर्शन होगा। जब यही नहीं होगा तो ये कैसे होगा? सिंपल बात, मतलब सीधा कलेक्शन ही क्या दे देगा, सीधा कर दूँ फिर एब्जॉर्ब, रेट आ जाएगी ना, समझे ना? चाचा के केस में आई बात समझ में? अभी चाचा के 4 ऑर्गेनाइजेशन, 4 डिपार्टमेंट होते हैं, तो चारों में खर्चा बट्टा, एलोकेशन। जो डायरेक्ट नहीं बांट सकते उसका होता है रीअपोर्शन, सर्विस को बट्टा तो उसका होता रीअपोर्शन, डायरेक्ट बट्टा तो एलोकेशन, डायरेक्ट नहीं है बांटना पड़ रहा है एपोर्शन, सर्विस का बांटते तो रीअपोर्शन। अब समझो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो है 3, सर्विस डिपार्टमेंट एक भी नहीं। ये होगा ना, एस्टिमेशन तो होगा ही होगा, ये तो होगा। एलोकेशन होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 P2 P3, सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है एक भी। एलोकेशन होगा, एपोर्शनमेंट होगा, हाँ, रीअपोर्शन होगा, री नहीं होगा, बस समझ रहे हो? उसके बाद रीअपोर्शन होगा, नहीं होगा क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है। एब्जॉर्प्शन तो होता ही होता है। एब्जॉर्प्शन के अंदर पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन रेट निकालने से, एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं। अब तुम्हें ये तीनों वर्ड के मीनिंग समझ में आ रहे होंगे कि स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ये खर्चा जोड़ने को एब्जॉर्ब बोलते हैं। रिकवर का मतलब क्या होता है, कमा रहे 5 रुपये कमा रहे बन, इसीलिए ये 40 के इतने नाम है, स्टैंडर्ड, एब्जॉर्ब्ड और रिकवर्ड। एब्जॉर्ब्ड डी लग रहा है पीछे, और रिकवर्ड कमा लिया रुपया, ठीक। तो अब तुम मुझे बताओ कि एब्जॉर्प्शन की रेट तो आ गई, ये 1 अप्रैल को आएगी, ठीक है। अब ये 40,000 जो निकाला ये 1 को आएगा, 31 मार्च को आएगा। ये 8,000 यूनिट से निकला, ये यूनिट सोल्ड तुम्हें कब पता पड़ेगी? समझ में आया कॉन्सेप्ट? वापस बोलूं, 5 रुपये कब आया? 40,000 जो है 40 स्टैंडर्ड ओवरहेड। मुझे बताओ पहले तो ये 50,000 मुझे कब पता पड़ेगा? 1 अप्रैल 31 को। ये एक्चुअल तो 31 को ही पता पड़ेगा ना भाई, एक्चुअल में क्या लगेगा। मैं बोलूँगा बताओ एग्जाम देकर, तुम एग्जाम देकर आए, मैं बताओ एक्चुअल मार्क्स तुम्हारे क्या आएंगे रिजल्ट में? तुमने कहा सर हमारा 300 आएगा, मैं कहा एक्चुअल में यही आएंगे। तुमने कहा सर मतलब हमारे अंदाजे से आएगा, मैंने कहा एक्चुअल बता रिजल्ट में कितना आएगा लिखा हुआ। तो तुम बोले सर आने तो दो, कैसे बता दो एक्चुअल, समझे? तो एक्चुअल कब पता पड़ेगा? 31 मार्च को। और ये 40 कब पता पड़ेगा? सर 40 कैसे निकला पहले तो ये बताओ। ये 8 को इंटू करेगा, 8,000 यूनिट सोल्ड, कितना माल भेजा? सोल्ड बेच दिया। पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस से समझ में तुम्हें आते होंगे। तो यूनिट सोल्ड कब पता पड़ेगा? 31। तो ये 31 मार्च को पता पड़ेगा ना। तो ये स्टेप 31 मार्च, 5 तक 1 अप्रैल चलता है बस, 5 तक। इसके बाद क्या जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 1 अप्रैल 31 मार्च। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें काम करते वक्त पता होना चाहिए 1 अप्रैल का काम कर रहा हूँ मैं। ये पता नहीं होगा ना, भटक जाओगे, बहक जाओगे, समझने नॉलेज थोड़ी कम हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग कम होगी। तुम्हें पता होना चाहिए जो काम मैं कर रहा हूँ ये 1 अप्रैल का है या 31 मार्च का। बाकी एक मिनट मेरी बात सुनो, चलो लास्ट खत्म कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। ये अपन ने देखा पहले नॉर्मल तरीका, चाचा कैसे काम करते हैं। 50,000 उन्होंने बता दिए, चाचा का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। 50,000 उन्होंने कैसे बताया? एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड को एस्टिमेट करके। अगर उनके डिपार्टमेंट होते तो बांटा भी जाता, और सर्विस डिपार्टमेंट होता तो ऐसे रीअपोर्शन भी किया जाता। इसके बाद एब्जॉर्प्शन का होता है, जिसकी पहली स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन की रेट निकालना। बाकी स्टेप क्या है वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने जो स्टेज लिखी हुई है, किसकी स्टेज है, किसकी स्टेप है? ये ओवरहेड की है। और ये ओवरहेड की स्टेप में 5 स्टेप आती है, 5 ये भी आता है, और इसकी अपनी खुद की पर्सनल 4 स्टेप है, ठीक है।
तो तुमसे कभी ऐसे पूछूं ओवरहेड की स्टेप बताओ, बच्चे आते क्या करते हैं, 4 सुनाने बैठ जाते हैं, 4। भाई ये नहीं सुनाना, ये 5 स्टेप सुनानी है ओवरहेड की, ये है। समझ गए अभी बात? अभी तक पूरी पिक्चर समझ में आ रही है? जितना भी लिखा हुआ तुम्हारे सामने, टाइप्स ऑफ ओवरहेड, ये वो, 1 अप्रैल 31 मार्च, पक्का? अब एक बात बता दूं लास्ट जाते जाते, आज तुम्हें अगर सब अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद लापरवाही की वजह से समझने का लेवल कम होते होते 0 हो जाएगा, 0 3-4 दिन के अंदर। उसके बाद तुम वेट करोगे चैप्टर कब खत्म होगा, सर ये कब खत्म होगा, इसके बाद से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, ये इसके बाद से पढ़ना शुरू करेंगे, ये हर चैप्टर पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या होता है, कभी कभी अपन लापरवाही करते थे ना, तो अकाउंट्स का कोई चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया, कोई एस समझ में नहीं आया मेरे को अकाउंट्स का, तो मैं वेट करूंगा ये एस कब खत्म होगा, ठीक है। लेकिन वो एस खत्म होने के बाद अपन दूसरे एस में थोड़ा ऐसा सीरियस अपन को लगता है अपन हो जाएंगे, वैसे होते नहीं है अपन तो सिर्फ वेट ही करते रहते कब खत्म होगा। लेकिन मेरी बात सुनो, ये वाली बात इस चैप्टर पे अप्लाई नहीं होगी, तुम्हें समझना ही पड़ेगा साम दाम दंड भेद, समझ रहे हो? इसी पे ही सारे चैप्टर बेस्ड है, ये गारंटी दे रहा हूँ। तुम्हें पढ़ाते वक्त ही बता दूंगा हर चैप्टर को, ये ओवरहेड पे बेस्ड है, ये ओवरहेड पे ऐसे बेस्ड है, ओवरहेड का रेफरेंस हर जगह आएगा, ठीक है। आज अच्छे समझ में आया, घर से पढ़ के आना ही पड़ेगा, इसको पढ़ के आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। कल तुम आओगे, मतलब मंडे को तुम आओगे तो ये, और होगा तो कल की क्लास का कुछ टाइम वाइम होगा तो मैं बता दूंगा मैं, अगर तुम्हारी क्लास रहेगी तो कल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।